हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, जितने भी पार्ट हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अपलोड किए हैं सबको देख लेते हैं, तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जनजाति नहीं थी। तो पूछा गया है कि उस समय जो बिहार था स्वतंत्रता से पहले, तो कौन सी जाति जो है कि वहाँ पर वर्चस्व में नहीं थी, तो वह आपका था कुर्मी। जी हाँ दोस्तों, उस समय जो है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है कुर्मी जाति का जो है कि उतना वर्चस्व नहीं था। इसके अलावा आपका भूमिहार का वर्चस्व ज़्यादा था, कायस्थ का भी वर्चस्व था और राजपूत का भी बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पूछा गया है कि देवबंद का वह विद्वान कौन था जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद ने देवबंद आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उन्होंने जो है कि अल नदवाह का प्रकाशन किया था। वे 1940 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड जो है वह अबुल कलाम आज़ाद जी के पास है। इनको आप याद रखिएगा। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे, तो इनको याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, इन्होंने लिखा था, एक पुस्तक लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक इन्होंने लिखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। TRE 1 में यह पुस्तक पूछी गई थी और TRE 2 में एक पुस्तक पूछी गई थी कि अल हिलाल किसकी रचना है। तो अल हिलाल जो है वह अबुल कलाम आज़ाद की ही रचना है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि जो आपका अल हिलाल है वह आपका किसका था, तो वह अबुल कलाम आज़ाद जी की पत्रिका है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था, तो उनको चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता में अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो है कि वहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वह स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह किस साल पारित किया गया। तो यह जो आपका पारित किया गया था यह 1773 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था एवं जो कुप्रशासन था उसको दूर करने के लिए जो है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसके तहत जो है कि मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी को जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा,
तो देखिए इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो वह आपका था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, जो आया था आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में आया था, यह ऐतिहासिक नहीं था। इसके अलावा आपका 1773 वाला भी रेगुलेटिंग एक्ट भी इम्पोर्टेंट था। चार्टर एक्ट जो कि 1833 में आया था, यह भी इम्पोर्टेंट था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, यह भी आपका इम्पोर्टेंट था, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। तो जी हाँ दोस्तों, भारत में जो है कि जब अंग्रेजी गवर्नमेंट थी तो उस समय जो है कि मीडिया को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग एक्ट पारित किए गए थे। तो वही पूछा गया है कि कब कब एक्ट पारित किए गए थे, यह आपको बताना है। तो देखिए सर्वप्रथम जो है कि मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1835 ईस्वी में जो है वह प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था। प्रेस और फिर उसके बाद जो है कि आपका 1867 में भी दूसरा एक्ट पारित किया गया था। और उसके बाद फिर 1878 में आपका आप जानते हैं कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है, जिसको कि लॉर्ड लिटन लाया था। तो यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जो यह आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसके तहत जो है कि प्रतिबंधित होने वाला जो पहला अखबार था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश था। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मैं डिस्कशन करता हूं उसको आप जरूर नोट किया करिए, क्योंकि डिस्कशन से ही आपके प्रश्न पूछता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको हटाया किसने था, तो लॉर्ड रिपन ने हटाया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और 1908 में भी आया था आपका जो है कि एक एक्ट पारित किया गया था, जो कि कौन था, लॉर्ड मिंटो के समय में। तो इसको आप याद रखिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1835 में आया था, फिर 1867 में आया था, फिर 1878 में आया था, फिर 1908 में आया था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और हमको फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही में इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप जरूर फॉलो करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो पूछा गया है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को क्रमशः जो है कि आपको वर्ष को पहचानना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वर्ष है यह 1925 है। जी हाँ दोस्तों, 1925 है। तो इसको आप याद रखिएगा। 1925 में ही आपका कम्युनिस्ट पार्टी का भी जो है कि गठन हुआ था, और उसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो कैथरीन मेयो था या एल्डस हक्सले था या चार्ल्स एंड्रयूज जो था और विलियम डिग्बी के बीच क्या जो है कि रिश्ता था। तो देखिए अगर हम इसमें रिश्ते की बात करें तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की हालात पर टिप्पणी लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कि भारत के हालात पर जो है कि टिप्पणी उन्होंने किया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी। तो पूछा गया है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी जो है कि उस समय सत्ता में थी। तो उस समय जो सत्ता में थी वह थी लेबर पार्टी। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। उस समय जो सत्ता में थी वह लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब की बार जो है कि TRE 3 में लगभग 90% चांस है कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न आएगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था।
तो देखिए जब राउंड टेबल मीटिंग चल रही थी तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। जी हाँ दोस्तों, आपका जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था और राउंड टेबल मीटिंग में ही चर्चिल ने भारत जो गांधी जी थे उनको अर्धनग्न फकीर कहा था। तो इसको भी याद रखिएगा, किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। कब कहा था? तो जब जो है कि राउंड टेबल मीटिंग चल रही थी उसी समय जो है कि वह कहा था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, और दोस्तों एक प्रश्न इसमें यह भी पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है कि वह जो है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। और जब भारत आज़ाद होता है 1947 में तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह एटली था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भारत की राजधानी है पहले आपका कहाँ थी? कलकत्ता में थी, फिर उसको जो है कि आपका दिल्ली में कर दिया गया। तो कब किया गया था? 1912 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1912 ईस्वी में इसको किया गया था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम और महारानी जो थी आपकी वह जो है महारानी मेरी थी के आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली में ही दिसंबर 1911 में जो है कि सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने के साथ ही कलकत्ता की जगह जो है कि दिल्ली में अपनी राजधानी नई राजधानी बनाने की घोषणा भी किया था। और 12 में जो है कि दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो देखिए अगर हम बात करें जो पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था या आपका किया गया था 1784 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, कब आपका किया गया था? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताइए और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए यह भी आप कमेंट किया करिए। हम उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का था और जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्त के लिए प्रोत्साहित किया? तो देखिए जो वंदे मातरम गीत ली गई थी वह बंकिम चंद्र चटर्जी से के उपन्यास से लिया गया था और वह आपका लिया गया था आनंद मठ से। जी हाँ दोस्तों, आनंद मठ से उसको लिया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि आनंद मठ जो है कि किसकी कृति है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? तो पूछा गया 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था जिसको कि चित्तरंजन दास और जो है कि मोतीलाल नेहरू ने मिल करके जो है कि स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो यह आपका जो है कि पूछा गया है कि किस समूह के रूप में जो है कि संगठन से हुआ था। तो इसका जो हुआ था वह कांग्रेस के संगठन से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो स्वराज पार्टी का गठन है वह कांग्रेस के संगठन से हुआ था क्योंकि इसके जो सदस्य थे चित्तरंजन दास भी कांग्रेस में थे, उसके अलावा मोतीलाल नेहरू भी थे और नरहरि दास चिंतामन भी उसमें थे, विट्ठल भाई पटेल भी उसी के सदस्य थे। तो यह लोग जो है कि मिलकर के स्वराज पार्टी का जो है कि गठन करते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपका आसान भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो वह आपका की गई थी 1885 ईस्वी में। यह तो आपको याद ही होगा, 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो यह प्रश्न तो अभी हमने आपको करा दिया कि किसने किया था। एओ ह्यूम ने जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वही प्रश्न देखिए है लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया है। तो एओ ह्यूम ने जो है
कि इसके संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इसमें जो है कि प्रश्न तो वही है आपका, बस इसमें यह पूछ लिया गया है कि जिसने स्थापना किया था वह क्या था। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक था एओ ह्यूम जो है वह असैनिक सेवक था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा वह क्या था, असैनिक सेवक था, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह आपका मुंबई में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में हुआ था। वह क्यों हुआ था, क्योंकि वह जो है कि पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से उसको कैंसिल करके पहला अधिवेशन जो है कि बम्बई में किया जाता है। और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला अधिवेशन होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका जो दूसरा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न यह है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आसान प्रश्न है, बस आप कमेंट करके बताइए कि पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में तो किस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी, तो जो महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किया था यह 1924 ईस्वी में किया था। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 1924 में बेलगांव में जो है कि कांग्रेस का 39वां अधिवेशन होता है, जिसमें कि महात्मा गांधी ने उसमें भाग लिया था और उसकी अध्यक्षता किए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि 1922 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष जो थे वह चित्तरंजन दास जी थे। जी हाँ दोस्तों, इनको इम्पोर्टेंट है। यह जो है कि 1922 में ही जेल से छूटने के बाद जो है चित्तरंजन दास जी जो है वह गया में कांग्रेस सम्मेलन में शामिल होते हैं, जो कि 37वां अधिवेशन था और उसमें जो है कि वह अध्यक्ष घोषित किए जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। और इनको जो है कि देश बंधु की उपाधि से भी नवाजा गया था, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि देश बंधु की उपाधि किसको मिली थी। तो चित्तरंजन दास जी को देश बंधु की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अभी आपको बताया चित्तरंजन दास जी जो है इसके अध्यक्ष थे, CR दास जी जो है इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ। तो देखिए इसमें आपका डेट पूछ लिया गया है कि किस वर्ष गया का अधिवेशन हुआ था, तो 1922 में हुआ था। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपका BPSC में जो है कि पूछे गए हैं और यह प्रश्न तो आपका BPSC TRE में पूछा गया था कि जो 1922 का अधिवेशन है यह जो है कि गया में अधिवेशन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, कौन इसके अध्यक्ष थे। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बस देखिए एक ही प्रश्न को किस तरह से वह घुमा घुमा करके जानकारी अलग अलग जानकारी को पूछता है, तो इसलिए कोई भी प्रश्न आप तैयार करिए उसको पूरा तैयार करिए। पूरा तैयार करने से क्या होगा कि अगर उससे कोई भी प्रश्न बनता है तो आपका छूटेगा नहीं, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए
जो 27वां अधिवेशन हुआ था वह आपका बांकीपुर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर में हुआ था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह आर.एन. मधोलकर ने किया था। तो इसको याद रखिएगा, आर.एन. मधोलकर ने जो है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और इसी अधिवेशन में जो है कि ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा गया था। तो इसको भी याद रखेंगे कि किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो जो 1912 का अधिवेशन 27वां अधिवेशन था जिसमें कि मधोलकर जी जो है वह अध्यक्ष बने थे, उसी में उनको जो है कि कांग्रेस का पिता कहा गया था। किसको? ए.ओ. ह्यूम को। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप 2-3 बार रिपीट करके देख जाइए। और दोस्तों एक आपसे निवेदन है कि जितने भी पार्ट हमने अपलोड किए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, अभी तक यह 12वां पार्ट है, तो टोटल 12 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं। तो आप क्या करिए कि हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी प्रश्न हैं आप सबको पढ़ जाइए। अगर आप उन सभी को पढ़ जाते हैं तो इतना गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका जो है कि बीपीएससी टीआरई जब 3.0 री एग्जाम वाला होगा तो उसमें एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, और ना ही अगर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी नहीं छूटेगा। क्योंकि हमने जो है कि जब टीआरई 3 का जो कि पेपर कैंसिल हो गया उसके प्रश्नों को मिलाया था, तो बीपीएससी द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में वही सब प्रश्न पेपर में आपके आए थे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ जाइए। और दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर फॉलो करिए वहां से क्लिक करके, और वहां पर वीडियो का लिंक भी दिया जाता है। कोई सूचना रहती है तो वह भी बता दिया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो जब अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।